नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पाल और आप देख रहे हैं एडुनगर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि G4 से लेकर G20 का क्या मतलब होता है। न्यूज़ में आपने बहुत सारी टर्म सुनी होंगी, G20, G8, G4, G7 के बारे में। इस वीडियो में हम इन सभी टर्म्स के बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन सी ग्रुपिंग्स और मीटिंग्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे G4 के बारे में। तो देखिए, जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड होता है, कुछ जो बड़ी मेजर पावर हैं वो सामने आती हैं और यूनाइटेड नेशन में उन्हें परमानेंट सीट मिल जाती है। ओके, तो जैसे परमानेंट सीट किसे किसे है, वो है यूएसए को, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। तो ये 5 ऐसे नेशंस हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल रखी है। लेकिन इनके बाद भी जो कई सारे नेशंस हैं उन्होंने आवाज़ लगानी स्टार्ट करी कि हमें भी ये यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट चाहिए, क्योंकि उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। आप किसी भी मुद्दे को जो ग्लोबल वर्ल्ड के लेवल पर हो रहा है उसे आप वीटो कर सकते हो। तो दुनिया में ऐसी मांग उठी कि हमें भी एक परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसमें जो सबसे टॉप प्रायोरिटी के जो नेशन थे, सबसे जो पहले आ गया है वो हैं ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान। इन्होंने 2005 में एक ग्रुप बनाया G4 के नाम से, यानी कि ग्रुप ऑफ 4, ताकि उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक एक सीट मिल सके। तो इन ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान ने ये तय किया कि हम रोटेटिंग टर्म के आधार पर, यानी कि एक साल ब्राज़ील को, एक साल इंडिया को, एक साल जर्मनी और एक साल जापान को, रोटेटिंग आधार पर सबको एक एक बार यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल सके, ताकि वो अपने जो पूरा एरिया है अपने कॉन्टिनेंट्स का, उसका वो प्रतिनिधित्व कर सके पूरे यूनाइटेड नेशंस में। ओके, तो देखिए इसमें एक दिक्कत ये भी है G4 में कि जो मांग उठा रहे हैं हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट चाहिए, उनके जो पड़ोसी देश हैं वो इस चीज़ के लिए मना करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के संग दिक्कत क्या है कि उसका जो पड़ोसी देश है अर्जेंटीना, वो ये बोलता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इंडिया को सीट दे दी जाए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन हम ब्राज़ील को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नहीं दे सकते। इसी तरीके से इंडिया के जो नेबर हैं वो भी आपत्ति उठाते हैं। कैसे, जो पाकिस्तान है या चाइना, वो कभी नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सीट मिल जाए। इस तरीके से जापान है और इसी तरीके से जर्मनी है। जर्मनी का खैर ज़्यादा इशू नहीं है जर्मनी के खिलाफ, कि यूरोपियन यूनियन से पहले ही 2 मेंबर यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर है। ऊपर से जर्मनी को सीट दे देना, यानी कि फुल ऑफ ये केवल यूरोपियन यूनियन की तरह ही हो जाएगा। ओके, तो हम दूसरा ग्रुप देखते हैं। ये है ग्रुप 6। ये जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए जहां पे भी G लिखा आएगा आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है ग्रुप। तो इसकी जो स्थापना है यानी कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका हुआ था 1975 में। तो देखिए जो G4 था वो था यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल पाने के लिए, लेकिन जो G6 है उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो इसलिए हुआ था ताकि जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड नेशन हैं, ध्यान रखिएगा मैं डेवलप्ड कह रहा हूँ, डेवलपिंग नहीं, तो जो डेवलप्ड हो चुके हैं नेशन, उसमें जो शामिल थे वो थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, और बाद में इसमें कनाडा को भी जोड़ा गया क्योंकि कनाडा भी एक डेवलप्ड नेशन है। तो स्टार्टिंग में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने G6 का फॉर्मेशन किया 1975 में, ताकि जो दुनिया के जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन वो एक साथ आए। आपको पता होगा कि जो डेवलप्ड नेशन का जो टैग देता है वो देता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। और अगर आप इन देशों को देखें तो ये दुनिया का 46% ऑफ GDP कंज्यूम करते हैं, यानी कि इन 6 देशों के पास ही दुनिया की लगभग आधे से ज़्यादा GDP शामिल है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रुप है। ओके, अब देखेंगे हम इसका G7 और G8 के बारे में इसी ग्रुप के माध्यम से। तो देखिए हुआ क्या कि जैसे ही G6 बना 1975 में बना, उसके एक साल बाद ही 1976 में कनाडा को इसमें जोड़ लिया गया क्योंकि कनाडा भी एक इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। वो एक वहाँ पे भी वाइट स्किन के पीपल रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और
इसके बाद 1998 में रशिया को भी G6+1 यानी कि G7 और +1 यानी कि रशिया को जोड़ा गया। तो आपको पता होगा कि 1991 में यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया का जन्म हुआ था 1991 में। उसके बाद इसको 1998 में इसको जोड़ा गया G7 के साथ। तो देखिए पहले जुड़ा कनाडा, तो ये हो गया G7, उसके बाद जुड़ा रशिया, तो ये हो गया G8। तो देखिए रशिया 1998 में जुड़ा, लेकिन हुआ क्या कि 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, उसका एक प्रोविंस है क्रीमिया, वहाँ पर क्या किया, उसको इलीगली हथिया लिया रशिया ने। तो दुनिया को लगा कि रशिया अब एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है और इससे दुनिया को खतरा हो सकता है और किसी तरीके का एक ये वॉर के भी साइन होते हैं। तो G8 जो नेशंस हैं उन्होंने तय किया कि अब हमें ये तय करना होगा कि रशिया को ये बाहर निकाल दे। तो जो पहले G6 था वो बना पहले G7, उसके बाद वो बना G8 और दोबारा से 2014 में रशिया को निकालने के बाद ये दोबारा से बन गया G7 और ये हाल फिलहाल में केवल ये G7 ही है। ओके, तो याद रखिएगा जो G4 था वो था यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए और जो G7 है वो है इकोनॉमिक जो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए। ओके, जो 50% लगभग 50% जीडीपी कंज्यूम करते हैं दुनिया की। हम आगे देखते हैं। अब आगे हम ये है G10। तो देखिए हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया G4 G7 यानी कि जो G6 से निकला था। अब ये है G10। तो देखिए जो G10 है वो कैसा ग्रुप है। तो देखिए सबसे पहले तो जो G10 नाम का जो ग्रुप है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये प्रपोज किया गया था यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम चाइना को टैकल कर सकें, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है यूएसए की हेजेमनी की, यानी कि उसके शासन के लिए। यूएसए में बहुत ज़्यादा आक्रोश है चाइना के खिलाफ और चाइना के खिलाफ इस आक्रोश को यूएसए की गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे समझती है और अपनी इमेज सुधारने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा कि G7 को एक्सपांड करने के लिए एक प्रपोजल दिया है जो G7 के जो नेशंस हैं उनको, कि हम कुछ नेशंस को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि आने वाला जो वर्ल्ड है वो केवल एशिया का वर्ल्ड होगा, यानी कि एशिया की सेंचुरी होगी और खासकर इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत बड़े पार्टनर है। अब देखिए इसमें G10 और G11 का क्या फंडा है। देखिए जो G7 के नेशन है उसमें जितने भी नेशन है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उन्हें दिक्कत सबसे ज़्यादा है रशिया से। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया का एक हिस्सा हथिया लिया था। तो उन्हें दिक्कत ये है कि ये एक तरीके से ये मैसेज जाएगा वर्ल्ड लेवल पर कि रशिया चाहे कुछ भी करता रहे, G7 के देश उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सालों बाद हम दोबारा से अगर उसे मेंबरशिप दे देंगे G7 के एक्सपांशन की, चाहे वो G10 बने चाहे G11, लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी, दुनिया के लेवल एक मैसेज चला जाएगा कि जो G7 ग्रुप है वो बहुत कमज़ोर है इकोनॉमिक के मामले में। ओके, तो देखिए आपको चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी है नहीं, हो सकता है बाद में बन जाए। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बनाया है चाइना के खिलाफ, जिसमें एशिया के जो नेशन इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि ये एशियन सेंचुरी है। ओके, अब हम देखेंगे D10 के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले दिया G4, उसके बाद G6 का एक्सपांसन यानी कि G7, उसके बाद हमने पढ़ा G10, अब हम पढ़ रहे हैं D10। तो देखिए D10 का क्या मतलब है। अभी तक हम जो G पढ़ रहे थे उसका मतलब होता था ग्रुप ऑफ 10, यानी कि ग्रुप ऑफ 10 या ग्रुप ऑफ 6, ग्रुप ऑफ 4। अब D10 का मतलब होता है डेमोक्रेटिक 10, यानी कि दुनिया के ऐसे 10 ऐसे बड़े देश जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी की किस तरीके से मिसाल है, जैसे कि इंडिया। तो इस तरीके के 10 देश एक ऐसा ग्रुप बनाए ताकि ये दुनिया में एक नई मिसाल खड़ी करे कि डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। ये भी हाल फिलहाल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हो सकता है ये बाद में बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है। ये प्रपोज किया गया था यूके के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके, ये थे बोरिस जॉनसन। इन्होंने बोला था कि हमें एक D10 जैसा ग्रुप बनाना चाहिए जो दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी में कोऑर्डिनेशन ला सके, और इंक्लूडिंग इन्होंने बोला है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल रहने वाला है D10 ग्रुप में अगर ये बन जाता है।
क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि इतने बड़ा जो इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पर असीम संभावना है अपनी तरक्की की। इसलिए यूके इस चीज़ को काफ़ी अच्छा समझता है कि इंडिया को इंक्लूड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही जो D10 का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से चाइना की जो एक्सट्रीमिस्ट पावर है, यानी कि जो एक्सपांशनिस्ट पावर है पूरे एशिया में, उसको किस तरीके से रोका जाए। क्यों? क्योंकि चाइना काफ़ी एक्सपांसन फैला रहा है और ये दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे दुनिया में एक मैसेज आता है कि जो मोनार्की है या फिर जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, अथॉरिटेरियन यानी कि जो हिटलर शाही है, तानाशाही जो गवर्नमेंट होती है, वो सर्वोच्च है। तो D10 के माध्यम से एक मैसेज ये जाएगा कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे ऊपर है। और जब हम चाइना को काउंटर कर लेंगे तो ये भी दुनिया में मैसेज आएगा कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आप अथॉरिटेरियन नहीं हो सकते। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा हमने कौन कौन से G4, G7, G10 एंड D10 पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम जो दूसरा देखेंगे ये है G20, ये है G20। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसमें दुनिया के जो बड़े बड़े जितने भी इकोनॉमीज़ हैं वो ज़्यादातर शामिल है, जो उभरते हुए मार्केट है वो शामिल है। तो इसको कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है अभी, मतलब अभी से, जैसे मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 में कर रहा हूँ, अगस्त 2020 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो इसका जो फॉर्मेट है 1999 में, यानी कि अभी एक मेच्योर एज नहीं हुई है G20 ग्रुप की। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सभी जो G7 के डेवलप्ड नेशन थे वो शामिल हैं, जो डेवलपिंग नेशन थे वो शामिल हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन? जो अभी बहुत प्री मैच्योर एज में है अपनी डेवलपमेंट की, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। ओके, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आती हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रही हैं इंडस्ट्रियलाइज होना, और जो G7 है वो पहले से डेवलप है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं। इसमें आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि G20 में ब्रिक्स नेशन शामिल है सभी। तो ब्रिक्स नेशन कौन कौन से होते हैं? ब्रिक्स नेशन में शामिल है ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें खासकर जो रशिया, इंडिया एंड चाइना का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट के साथ एक ह्यूज इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ब्रिक्स नेशन शामिल है G20 ग्रुप में। ठीक है, और उसमें G7 ग्रुप के संग डेवलपिंग नेशन और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज शामिल होती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इसको बनाया इसलिए गया था ताकि दुनिया में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा सके। अब देखिएगा कि दुनिया में पहले से ही वर्ल्ड बैंक और IMF हैं, लेकिन इनके बनने के बावजूद भी साल 1998 और 1999 में एशियन क्राइसिस आ गया। तो दुनिया के देशों को, खासकर यूरोप को, ये लगा कि एशियन क्राइसिस जिस तरीके से एशिया में आया है, ये बाद में यूरोपियन जो नेशंस हैं उनमें ना आ जाए, यूरोपियन यूनियन को हिट ना कर देंगे इस तरीके से। क्योंकि हमने देखा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के होने के बावजूद भी एशियन क्राइसिस आ गया। तो दुनिया को एक ज़रूरत लगी कि हमें किस तरीके का ग्रुप बनाना चाहिए G20 नाम का, जो दुनिया में बड़े बड़े जो मार्केट्स हैं उनका एक ग्रुप हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्जेंटीना में, जल्दी इनका नाम लूँगा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसमें जो यूरोपियन यूनियन है उसे सिंगल ही बॉडी माना गया, क्योंकि अगर इसको हम एक अलग अलग बॉडी मानेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग छोटे छोटे नेशन से उनका पार्टिसिपेशन आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन को हमने एक ही स्टेट मान लिया है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट करें, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप और भी नई वीडियो देख सकें। थैंक यू।